हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ना शुरू करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सभी यूरोपियन कंपनीज़ के बारे में। ठीक है, कौन सी कंपनी कब आई था, अपने साथ क्या लेकर आई, किसके टाइम में कौन सी लड़ाई हुई, ये सारा हम इस वीडियो में पढ़ लेंगे। ये क्लास आपके चंडीगढ़ पीआरटी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही है। साथ साथ ही आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो ये आपकी इसके बाद आपकी बस एक क्लास और रह जाएगी एंड देन आपकी मॉडर्न हिस्ट्री पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो अब हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और आपकी क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। ये ज़्यादा लेंथी भी क्लास नहीं रहने वाली है, तो मतलब आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने लिखा है यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन, यानी कि जो यूरोपियन कंपनीज थी उनका भारत में आगमन कैसे हुआ, कौन सी कंपनी थी जो सबसे पहली बार भारत में आई। ठीक है, तो इनके आने का क्रम क्या था, कंपनीज बनने का क्रम क्या था, ये सारा हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा होगा भारत में यूरोपीय कंपनियों के आने का क्रम। तो इसमें सबसे पहले जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है, जैसे यूरोपीय कंपनियां आने का क्रम अलग है, लेकिन जब ये आ गई तो उन्होंने कंपनी बनाई कब है, वो क्रम अलग है। यानी कि जो यूरोपियंस थे वो एक सीरीज़ में आए, बाद में उन्होंने यहाँ पर आकर कंपनियां बनाई। तो ये यूरोपियों के आने का जो क्रम है वो यहाँ पर PDEDF है, यानी कि P से पुर्तगाली, D से डच, E से इंग्लिश, फिर D से डेनमार्क एंड देन फ्रेंच, फ्रांस वाले। फिर से मारकर आज जवाब दे गया भाई। ठीक है, तो यहाँ पर इनके आने का क्रम था, यानी कि ये यूरोपियंस आए थे। सबसे पहले पुर्तगीज़ आए, उसके बाद डच आए हैं, डच के बाद में यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स थे वो आए हैं, यूरोपियन मतलब इंग्लिश पीपल आए हैं। इसके बाद में डी से फिर डेनमार्क वाले आए और एफ से फ्रेंच लोग आए हैं। इसके बाद ये आ तो गए, लेकिन इन्होंने कंपनियाँ रिवर्स में बनाई हैं, यानी कि यही सीरीज़ नहीं है इनकी कंपनी बनने का। तो यहाँ पर इनकी कंपनीज बनने का जो क्रम है वो PEDEF है, यानी कि P से पुर्तगीज़ है, फिर इंग्लिश है, फिर यहाँ पर डच है, फिर डेनिश है, फिर फ्रेंच है। ठीक है, तो इसके बारे में हम जानते हैं कि इन्होंने कंपनीज कौन से ईयर में बनाई है। पुर्तगीज़ ने जो कंपनी बनाई 1505 में बनाई, सबसे पहले पुर्तगीज़ आए हैं और कंपनी भी सबसे पहले पुर्तगीज़ ने बनाई है। इसके बाद आए कौन थे, पहले जो डच थे वो पहले आए थे, लेकिन कंपनीज किसने बनाई, इंग्लिश पीपल ने पहले अपनी कंपनी बना ली है 1600 में। इसके बाद फिर इंग्लिश पीपल आए, लेकिन यहाँ पर कंपनी किसकी बनती है, अब यहाँ पर डच की कंपनी बनेगी। फिर इसके बाद में यहाँ जो डेनमार्क वाले हैं वो कंपनी बनाएंगे एंड देन लास्ट में फ्रेंच वालों की कंपनी बनेगी। बस ये दो जो है ना ये रिवर्स रहेंगे, बाकी सारा सेम रहने वाला है। तो इसको आप याद रखेंगे, PDEDF यूरोपियों के आने का क्रम, लेकिन कंपनी बनने का क्रम है PEDDF। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग बातें हैं, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं पुर्तगालियों में जो वास्को डी गामा है वो क्या था, पहला यूरोपीय व्यापारी था। तो वास्को डी गामा क्या रहा, पहला यूरोपीय व्यापारी कौन था, पहली बार कौन आया है, वास्को डी गामा आया। तो वास्को डी गामा जो था, जिसने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी, 1498 में ये कालीकट के समुद्री तट पर उतरा था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहली बार ये कौन से तट पर उतरा, तो कालीकट के समुद्री तट पर उतरा। वहाँ पर इसे गुजराती व्यक्ति मिला जिसका नाम था अब्दुल मानिक। तो इसने अब्दुल मानिक से पूछा कि भारत कहाँ पर है, तो उसने उसे आगे जाने का रास्ता बता दिया। तो जैसे रास्ता बताया तो कालीकट के समुद्री तट पर उतरकर फिर ये कहाँ आ गया, मतलब फिर ये इंडिया में प्रवेश कर गया। तो यहाँ से उसे कौन मिला रास्ते में, अब्दुल मानिक नाम का एक गुजराती मिला था। पुर्तगाली समुद्री साम्राज्य को क्या कहा जाता था, मुस्तादो द इंडिया कहा जाता था। अब जैसे ये वास्को डी गामा आएगा, तो वास्को डी गामा यहाँ पर शासन स्थापित करने नहीं आया था, ये बस एक तरीके से देखने आया था कि इंडिया क्या है, कहाँ पर है। क्योंकि इनके समय में जो रास्ता था ना वो एक तरीके से बंद कर दिया गया था, वहाँ पर मुस्लिम साम्राज्य का जो बोलबाला था वो स्थापित हो गया, तो वहाँ का जो रास्ता था वो बंद हो गया। तो अब इनके पास में व्यापार करने का कोई रास्ता नहीं बचा, यानी कि मसाले लाने का कोई रास्ता नहीं बचा था, तो क्योंकि वहाँ पर उनके मसाले वगैरह नहीं होते थे। तो इन्होंने एक नया रास्ता खोजने का प्रयास किया। इससे पहले भी एक व्यक्ति आया था लेकिन वो सफल नहीं हो पाया, वो वापस आशा अंतरिम से वापस चला गया। जैसे ये समुद्र का रास्ता है, तो वहाँ पर एक पॉइंट तक आया, फिर वहाँ से आकर ये वापस की तरफ अपने देश मुड़ गया, क्योंकि उसे लगा कि इससे आगे कुछ भी नहीं है, और उसे क्या नाम दे गया, अंतरिम आशा बिंदु का नाम दे गया।
लेकिन इसके बाद फिर वास्को डी गामा आया। वास्को डी गामा यहाँ से वापस ना मुड़कर आगे की तरफ चलता गया और आगे की तरफ चलता चलता उसे रास्ते में एक अब्दुल मानिक नाम का गुजराती व्यक्ति मिला, जिसके मिलने के बाद में उसने उसे भारत जाने का रास्ता बताया। फिर वो कहाँ गया, भारत में गया। भारत के केरल के तट पर कालीकट के तट पर उतरा, वहाँ से बहुत सारी काली मिर्च लेकर ये अपने देश जाएगा और अपने देश में उसे पता नहीं कितने गुना ज़्यादा प्राइस में बेचेगा, तो उसे बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा। तो ये सोचेगा कि ये तो बिल्कुल एकदम मुझे एकदम सोने से भी बढ़कर क्या मिल गया है, एक सामान मिल गया जिसका मैं क्या कर सकता हूँ, बहुत प्रॉफिट कमा सकता हूँ। तो इस तरीके से जो वास्को डी गामा है वो भारत में आया, फिर इसने वहाँ जाकर कुछ लोगों को बताया, फिर वहाँ से कुछ लोग कहाँ जाएंगे, इंडिया में आ जाएंगे। तो यहाँ पर आकर ये क्या स्थापित कर लेंगे, जो समुद्री मार्ग है वहाँ पर क्या कर लेंगे, अपना शासन स्थापित कर लेंगे। तो उसे क्या कहा गया, ये क्या थे, मुस्तादो द इंडिया। इनके समुद्री साम्राज्य को क्या कहा जाता था, मुस्तादो द इंडिया। तो जो ये समुद्री मार्ग पर अपना शासन स्थापित करेंगे ना, यहाँ से ये किसी को भी नहीं जाने देंगे। ये अगर मान लो इनके इस रास्ते से अगर किसी को अपनी शिप लेकर जानी है, ऐसे ही जाना है, तो उन्हें क्या देना पड़ेगा, सबसे पहले टैक्स देना पड़ेगा, तभी वो जा पाएंगे। उस समय ना अकबर का शासन था और अकबर को भी क्या देना पड़ता था, अकबर की जो शिप होती थी उस पर भी टैक्स लगता था, यानी कि एक टिकट सी लगाई जाती थी जिसे कार्टेज कहा जाता था। तो उस कार्टेज को ना किसे लगाना पड़ता था, अकबर को भी अपनी शिप पर लगाना पड़ता था। तो देखो उस समय में ये जो पुर्तगाली थे यहाँ पर आकर इन्होंने कैसे समुद्री मार्ग पर अपना शासन स्थापित करने की पूरी कोशिश की थी, एक तरीके से पूरी तरीके से अपना शासन स्थापित कर लिया था। उसके बाद ये इन्होंने जैसे अपने गवर्नर बनाने शुरू कर दिए, तो इन्होंने जो सबसे पहला गवर्नर बनाया पुर्तगालियों का, भारत में जो पहला गवर्नर था उसका नाम था फ्रांसिस्को द अल्मीडा। फ्रांसिस्को द अल्मीडा जो है वो 1505 से 1509 तक क्या रहा, यहाँ का पुर्तगालियों का गवर्नर रहा, यानी कि जो भी शिप्स वगैरह होंगे, समुद्री काम होगा, वो सारा ये देखेगा। तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा 1505 से 1509 तक क्या रहा था, इनकी कंपनी का गवर्नर रहा था। तो पुर्तगालियों का भारत में प्रथम गवर्नर पूछा जाए तो आप क्या टिक कर देंगे, फ्रांसिस्को द अल्मीडा टिक करेंगे। ये कब से कब तक रहा है, 1505 से 1509 तक रहा है। इसके बाद सेकंड पॉइंट है अल्बुकर्क। अल्बुकर्क जो है ये 1509 में बनेगा। इसने 1510 में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से क्या छीन लिया, गोवा छीन लिया। तो पहले वाला तो क्या बन गया, गवर्नर बन गया, वो आराम से वहाँ पर शासन स्थापित करता रहा। लेकिन जो सेकंड बना, सेकंड ने क्या किया, सेकंड का नाम था अल्बुकर्क। वहाँ पर एक राजा था जिसका नाम था आदिल शाह, वो शासन कर रहा था। तो इस अल्बुकर्क ने आकर 1509 में आता है ये, और आते ही एक साल बाद क्या करता है, उससे गोवा छीन लेता है। तो गोवा उस समय में भी बहुत अच्छा प्लेस था, तो ये क्या कर लेता है, उससे गोवा छीन लेता है। गोवा छीनने के बाद में इसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि उसे राजधानी बना सके, तो ये गोवा छीन तो लेता है, लेकिन इसको राजधानी बनाने का काम जो है वो नेक्स्ट गवर्नर करेगा। पुर्तगालियों का अगला गवर्नर बनेगा नानू डी कूना। नानू डी कूना, ठीक है, इसको याद रखना है, कौन बनेगा, इसका नाम क्या है, नानू डी कूना है। ये 1529 से लेकर 38 तक पुर्तगालियों का गवर्नर रहेगा। पहले जो इनकी कैपिटल थी वो कोचीन होती थी, तो जो ये नानू डी कूना है ये क्या करेगा, कोचीन को रिप्लेस करके अपनी राजधानी कहाँ ले आएगा, गोवा में ले आएगा। तो 1530 में अपनी राजधानी को रिप्लेस करेगा। कई बार ईयर भी पूछ लिया जाता है, तो मान लो आपसे ईयर पूछ लिया जाए कि कौन से ईयर में से ट्रांसफर करेगा, तो 1530 में इसने क्या किया है, अपनी राजधानी को ट्रांसफर किया है। पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो के साथ जैसुमत संत जेपियर भारत आया। तो ये मतलब इसके बाद में गवर्नर होगा जिसका नाम होगा अल्फांसो। तो अल्फांसो अपने साथ किसे लेकर आएगा, एक जो इनके जो भी ये संत वगैरह होते थे, जेपियर को क्या लेकर आया, ये भारत में लेकर आया। इसके साथ 1622 में पुर्तगालियों को हुगली से बाहर कर दिया। मतलब 1622 के आसपास जो पुर्तगाली थे इनको कहाँ से बाहर कर दिया गया, हुगली से बाहर कर दिया गया। और क्योंकि जो इसके बाद में 1600 के आसपास जो इंग्लिश पीपल थे, यानी कि जो अंग्रेज थे, उन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। इसके बाद ये क्या करने लगे, अपना शासन स्थापित करने लगे, मजबूती दिखाने लगे। तो इसमें जो पुर्तगाली थे उनकी कंडीशंस कम होने लगी। अब उनकी कंडीशन कम होंगी तो अंग्रेज उभर कर आएंगे। तो इस वजह से जो पुर्तगाली हैं उन्हें हुगली से बाहर कर दिया गया। और 1622 में ही जब ये हार जाते हैं तो ये क्या करेंगे, अपनी जो बेटी की शादी है वो अंग्रेजों के किसी राजा के साथ में कर देंगे। और उसके साथ साथ शादी बाहर हो रही है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, यूरोप में शादी हो रही है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, जो जगह है वो यहाँ पर दान दी जा रही है। तो ऐसा कहा जाता है कि पुर्तगालियों ने अपनी बेटी के विवाह में अंग्रेजों को बम्बई क्या दी थी, दहेज में दी थी। तो 1622 में पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को क्या दे दी, बम्बई दान में दी थी। तो ये याद रख लेना है। तो यहाँ पर ये क्या होंगे, मतलब आपस में एक तरीके का एग्रीमेंट कह सकते हैं
कि इनकी लड़ाई वगैरह ना हो, रिश्तेदारी भी बनी रहेगी, और ये क्या कर लिया इन्होंने, बम्बई से दान में दे दी। इसके साथ साथ पुर्तगालियों ने शांत जल की संधि भी लेकर आए थे, इसे हम ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से जानते हैं। ये ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी, इसमें ना जो शिप्स होती थी उनके ऊपर एक टिकट सी लगाई जाती थी, जिसके थ्रू इन्हें क्या देना होता था, पुर्तगालियों को टैक्स देना होता था। चाहे किसी की भी शिप जाएगी वो किसे टैक्स देकर जाएगी, पुर्तगालियों को टैक्स देकर जाएगी, जिसे कार्टेज कहा जाता था। तो ये था पुर्तगालियों से रिलेटेड। इसके साथ साथ ये अपने साथ में भारत में तंबाकू की खेती लेकर आए, प्रिंटिंग प्रेस लेकर आए, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद यहाँ पर है 1961 तक। अब आपको पता है 1961 तक आपको पता है आपका देश जो है वो 1947 में आज़ाद हो गया था, लेकिन 1961 तक पुर्तगाली कहाँ पर रहे थे, भारत में रहे थे। तो 1961 में पुर्तगाली जो है भारत से गए। पुर्तगालियों की पहली कोठी पूछी जाए तो कहाँ पर स्थापित की, इन्होंने कोचीन में स्थापित किया है, और भारत में गोथिक कला लेकर आए थे पुर्तगाली। तो यहाँ तक ये पुर्तगालियों से रिलेटेड था। अगर मान लो इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाता है तो अब आप उसे टिक कर पाएंगे। एक तरीके का थोड़ा सा मैंने आपको स्टोरी की तरह बता दिया है ताकि आप इसको रिलेट कर पाए। अगर मान लो आप किसी बुक से भी पढ़ते हैं तो अब आपको ये बातें आसानी से समझ में आ जाएं। तो बस यही मोटिव था मेरा इसको पढ़ाने का। अब इसके बाद हम चलते हैं सेकंड कंपनी डच पर। डच जो है 1596 में भारत आने वाला डच नागरिक था कार्नेलिस डी हस्तमान। तो डचों ने 1602 में अपनी कंपनी बनाई थी। मैंने आपको बताया था 1600 में कौन कंपनी बनाएंगे, ब्रिटिशर्स कंपनी बनाएंगे, BEIC अपनी कंपनी बनाएगी। इसके बाद 1602 में जो डच है वो अपनी कंपनी बनाएंगे। पहले किसने बनाई, P ने, फिर E, फिर D, फिर D एंड देन F, ठीक है। तो ये इस तरीके से कंपनी बना रहे हैं। तो PEDDF, P से पुर्तगाली, E से यहाँ पर जो BEIC है, D से यहाँ पर डच है, डच के बाद फिर डेनमार्क है, डेनमार्क के बाद में फिर फ्रेंच पीपल है। तो ये क्या बना रहे हैं, अपनी फैक्ट्री स्थापित कर रहे हैं। तो 1596 में यहाँ पर भारत आने वाला डच नागरिक का नाम क्या था, कार्नेलिस डी हस्तमान था। 1602 में इन्होंने क्या बनाई है, अपनी कंपनी बनाई। फिर 1605 में अपनी फैक्ट्री स्थापित की है। तो ये फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित करेंगे, मसूलीपट्टनम में स्थापित करेंगे। ये ना पूछ लिया जाता है कि किसने कहाँ पर फैक्ट्री स्थापित की थी। तो पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री पूछी जाएगी तो कोचीन में स्थापित हुई है, और डचों की पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में, एंड सेकंड फैक्ट्री इन्होंने पुलिकट में स्थापित की थी। 1639 में डचों ने किस पर आक्रमण कर दिया, गोवा पर आक्रमण कर दिया। अब यहाँ पर 1630 में गोवा को क्या बना दिया था, पुर्तगालियों ने अपनी राजधानी बना दिया था। लेकिन 1639 में जब डच आएंगे, डचों ने क्या किया, इसके ऊपर में आक्रमण कर दिया, ठीक है। इसके बाद 1641 में मलक्का पर आक्रमण करते हैं। 1658 में ये श्रीलंका पर आक्रमण कर देते हैं, अपना अधिकार स्थापित करते हैं। डचों ने पुलिकट में स्वर्ण निर्मित पैगोडा सिक्के का प्रचलन किया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। तो डचों ने पुलिकट में स्वर्ण निर्मित पैगोडा सिक्के का प्रचलन किया था, ये याद रख लेना है। इसके बाद 1759 में बेदरा की लड़ाई में अंग्रेजों के हाथों पराजित होने के बाद डच कंपनी का नियंत्रण भारतीय क्षेत्रों से क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो 1759 में ये इंपॉर्टेंट लड़ाई है, ये ना आपको याद रख लेनी है। अंग्रेज जो है ना वो सबके साथ में लड़ाइयाँ करेंगे। जैसे पुर्तगालियों के साथ लड़ाई की तो पुर्तगालियों ने बम्बई दान में दे दिया। अब ये यहाँ पर डचों के साथ में लड़ाई कर रहे हैं। तो अब ये यहाँ पर जब डच के साथ में लड़ाई करेंगे तो इनका यहाँ से वर्चस्व स्थापित खत्म हो जाएगा। तो 1759 में कौन सी लड़ाई होती है, बेदरा की लड़ाई होती है, और अंग्रेजों और डचों के बीच में होएगी। और इसके तहत जो डच हैं वो उनका जो शासन है यहाँ से खत्म हो जाएगा। डच यहाँ पर ना मतलब डचों के समय में इंडिया में जो सूती वस्त्र का काम था वो क्या हो गया था, सर्वोच्चता पर हो गया था। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं BIC के बारे में, अंग्रेजों के बारे में। अंग्रेज जो है सन 1599 में जॉन मिलेड हॉल नामक ब्रिटिश यात्री थल मार्ग से भारत में आया था। तो इसमें से कौन अंग्रेज था जो भारत आया सबसे पहली बार 1599 में, जॉन मिल्डेन हॉल, ठीक है, मिल्डेन हॉल नाम है इसका, ब्रिटिश यात्री था जो थल मार्ग से भारत आया। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 1600 में। फिर 1600 में कंपनी स्थापित कर देते हैं, लेकिन काम नहीं करते, सिर्फ कंपनी बना देते हैं। अब इन्हें परमिशन चाहिए होगी तो दोबारा से आएंगे। तो 1608 में पहला अंग्रेज अधिकारी होता है जिसका नाम होता है कैप्टन हॉकिंस। तो ये जेम्स फर्स्ट क्या राजदूत बनकर कहाँ आता है, जहांगीर के दरबार में आता है। तो जहांगीर पहले तो इसे मना कर देता है और कुछ 200 का मनसब या 300 का मनसब दे देता है इसे। मनसब एक तरीके से ना एक सम्मान देने के लिए दिया जाता था, तो ये मनसब दे देता है, इससे ये खुश हो जाता है और चला जाता है। लेकिन ये कहाँ से रुकने वाले थे, इन्हें तो बिजनेस पे आना था, इन्हें तो व्यापार करना था। तो 1608 में प्रथम अंग्रेज आता है जिसका नाम होता है कैप्टन हॉकिंस। तो इसे कौन भेजता है, जेम्स फर्स्ट भेजता है। और किसके दरबार में आता है, ये जहांगीर के दरबार में आता है। इसके बाद दोबारा दूसरी बार 1615 में BEIC ने सर टॉमस रो को जहांगीर के दरबार में व्यापारिक केंद्र स्थापित करने की स्वीकृति लेने के लिए भेजा। पहले तो ये यूं ही आया,
फिर दोबारा से इनके मन में लालच था तो दोबारा से व्यापारिक केंद्र स्थापित करने की अनुमति लेने के लिए आएगा। जो जहांगीर होगा वो क्या कहेगा कि आप यहाँ पर स्थापित कर सकते हैं अपनी फैक्ट्रीज वगैरह, बट उसके लिए ना आपको पुर्तगालियों से परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि पुर्तगाली यहाँ पर बहुत पहले से काम कर रहे हैं। और आपको पता भी था कि अकबर की जो मतलब शिप्स थी उसके ऊपर भी कार्टेज लगता था। तो अब ये क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और बाद में किससे लड़ाई करेंगे, 1622 के आसपास पुर्तगालियों से लड़ाई करेंगे और जीत जाएंगे। जब ये जीत जाएंगे तो जहांगीर के मन में इनके लिए थोड़ी इज्जत बढ़ जाएगी कि हाँ इनमें कुछ बात है, जिन्होंने पुर्तगालियों को भी हरा दिया। तो अब ये यहाँ पर अपनी क्या स्थापित करेंगे, कंपनी स्थापित कर लेंगे। तो प्रारंभ में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो उसमें उसके 217 साझेदार थे और पहला गवर्नर कौन बना था, टॉमस स्मिथ था। तो ये सारी बातें याद रखनी है। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में कितने साझेदार थे, 217 साझेदार थे। और पहले गवर्नर की अगर हम बात करते हैं तो पहला गवर्नर कौन था, यहाँ पर टॉमस स्मिथ था। 1611 ईस्वी में दक्षिण पश्चिम समुद्र तट पर सबसे पहले अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की। तो ये याद रखना है, सबसे पहली कोठी इन्होंने कहाँ स्थापित किया, मसूलीपट्टनम में स्थापित किया। पर मसूलीपट्टनम से पहले ये अधूरी जो कंपनी थी वो स्थापित कर चुके थे सूरत में 1608 के आसपास, लेकिन बाद में कहाँ ले गए अपनी कोठी, इन्होंने कहाँ स्थापित की, मसूलीपट्टनम में 1611 में। तो बस यही याद रखना है। इसके बाद इनकी कुछ लड़ाइयाँ हैं जिसे हम पढ़ लेते हैं। 1651 में शाह शूजा ने बंगाल में व्यापार का विशेषाधिकार मिल गया, मतलब यहाँ पर इन्हें क्या मिल जाएगा, बंगाल में व्यापार करने का एक विशेष राइट मिल जाएगा। 1717 में फर्रुखसियर क्या कर देगा, अंग्रेजों को टैक्स फ्री कर देगा कि आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इंडिया में बिना किसी टैक्स के व्यापार कर सकते हैं। बंगाल में फोर्ट विलियम की स्थापना करेंगे ये ब्रिटिशर्स। इसके बाद 1757 में सिराजुद्दौला के साथ में इनका प्लासी का युद्ध होगा, जिसमें आप सभी को पता है सिराजुद्दौला की डेथ हो जाएगी और ये जो ब्रिटिशर्स हैं वो जीत जाएंगे। 1764 में फिर से बक्सर की लड़ाई होगी और 1765 में ये जो बक्सर की लड़ाई है इसमें भी अंग्रेजों को अच्छी खासी जीत मिलेगी और इसके बाद पूरा का पूरा बंगाल पर इनका अच्छा शासन स्थापित हो जाएगा। दिल्ली का भी शासन इनके हाथों में आ जाएगा। 1765 में इलाहाबाद की संधि कर लेंगे ये। 1857 के विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन क्या होगा, समाप्त हो जाएगा और महारानी ब्रिटेन का शासन इंडिया में स्थापित हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने पढ़ा है ब्रिटिशर्स के बारे में। तो आई होप यहाँ तक का आपको समझ में आएगा। एक बार मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा है, कौन सबसे पहले आया था, कब फैक्ट्री स्थापित हुई। एक बार बस रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें ये सारा सम अप हो जाए। तो 1599 में कौन आता है, जॉन मिल्डेन हॉल आता है। इसके बाद 1608 में कैप्टन हॉकिंस आता है जहांगीर के दरबार में। 1615 में कौन आया, सर टॉमस रो आया। ठीक है, इसके बाद 1622 में इनकी लड़ाई होती है तो ये पुर्तगालियों से जीत जाते हैं। 1608 में जब पहली बार आते हैं तो सूरत में अपनी अधूरी फैक्ट्री लगाते हैं। 1611 में मसूलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री स्थापित करते हैं। ठीक है, इसके बाद 1651 में शाह शूजा ने बंगाल में विशेष अधिकार दे दिया। 1717 में टैक्स फ्री हो जाते हैं। 1757 में सिराजुद्दौला को हरा देते हैं प्लासी की लड़ाई में। 1764 में बक्सर की लड़ाई में जीत जाएंगे और 1765 में इलाहाबाद की संधि करेंगे। उसमें इन्हें 50 लाख के आसपास पैसे मिलेंगे, बहुत सारे प्लेस मिलेंगे। तो यहाँ पर इनका जो बोलबाला है बढ़ता ही जाएगा। इसके बाद 1857 का विद्रोह होगा और BIC जो है उसका शासन स्थापित होकर अब महारानी ब्रिटेन का शासन जो है वो इंडिया में स्थापित हो जाएगा। इसके बाद है डेनिश की बात कर लेते हैं। तो इसके लिए ज़्यादा जरूरी नहीं है क्योंकि बहुत थोड़े टाइम के लिए रही थी और ये इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो डेनिश में डेनमार्क की कंपनी 1616 में स्थापित हुई। बस इतना ही आपको याद रखना है। बट ये आपका जो फ्रेंच कंपनी है ये आपको जरूरी याद रखनी है। जो ये फ्रांसीसी कंपनी थी ना ये सरकारी कंपनी थी और जो ब्रिटिशर्स वाले थे वो प्राइवेट कंपनी के रूप में आए थे। अब जो सरकारी कंपनी थी इन्हें हर बात के लिए कहाँ से परमिशन लेनी पड़ती, फ्रांस से परमिशन लेनी पड़ती थी। लेकिन ब्रिटिशर्स प्राइवेटाइजेशन की तरफ से आए थे, अपना डिसीजन खुद लेते थे और तो वो क्या थे, बहुत ज़्यादा एक्टिव भी थे। तो फ्रांसीसी जो है 1664 में इन्होंने इंडिया में किसकी स्थापना की है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या की स्थापना की। 1674 में फ्रांसिस मार्टिन ने पौंडुचेरी की स्थापना की है। 1731 में डुप्ले क्या बनता है, भारत में फ्रेंच कंपनी का पहला गवर्नर बनता है। ठीक है, फ्रेंच गवर्नर बनता है, पहला तो नहीं कहेंगे, गवर्नर बनता है। इसके बाद अंग्रेज व ऑस्ट्रिया, शायद ना एक पेज रह गया हमारा, 1 सेकंड मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। नहीं, यहाँ पर ना पेज नहीं है ना, बस ये थोड़ी सी कटिंग हो गई है। यहाँ पर लिखा था प्रथम कर्नाटक युद्ध। तो जो प्रथम कर्नाटक युद्ध है ये होता है यहाँ पर 1746 से 48 के 1746
से 1748 के आसपास होता है और अंग्रेज और ऑस्ट्रिया मतलब ब्रिटिशर्स और ऑस्ट्रिया के साथ में होगा। और ये ख़त्म किसके साथ होगा, एक संधि होगी जिसका नाम होगा आक्स-ला-सापेल की संधि, इसके साथ में ये युद्ध खत्म होगा। इसके बाद है दूसरा कर्नाटक युद्ध। दूसरा कर्नाटक युद्ध जो है वो 1749 से 1754 के आसपास शुरू होगा। इसमें फ्रांसिस गवर्नर जो डुप्ले है वो हार जाएगा पूरी तरीके से और पोंडुचेरी की संधि के साथ में ये युद्ध विराम हो जाएगा, यानी कि ये युद्ध खत्म हो जाएगा इसकी संधि के साथ। फिर कर्नाटक का तीसरा युद्ध होगा 1756 से 1763 के बीच में और ये पेरिस की संधि होने पर ये युद्ध भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। फिर 22 जनवरी 1760 को, ये इंपॉर्टेंट है, बेदरा की लड़ाई कब होती है, 1759 में होती है। मैंने अभी आपको पढ़ाया था बेदरा की लड़ाई 1759 में। लेकिन ये वॉन्डिवोश का युद्ध जो होता है ये कब होगा, 1760 में होता है। तो ये याद रख लेना है आपको, ठीक है ना। डचों के बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में बेदरा की लड़ाई होती है, लेकिन वॉन्डिवाश का युद्ध जो है वो किस किस के साथ में होगा, फ्रेंच और ब्रिटिशर के साथ में होगा 1760 में। अंग्रेजी सेना को आयरकूट ने तथा फ्रांसीसी सेना को लाली ने नेतृत्व प्रदान किया और फ्रांसीसी इसमें क्या हो गए, हार गए थे। 1761 में अंग्रेजों ने पौंडुचेरी को मतलब इसमें 1761 में अंग्रेजों ने पौंडुचेरी जो है वो फ्रांसीसियों को दे दिया, क्योंकि इसमें पराजित हो चुके थे, लेकिन फिर भी उनको वहां पर रहने की परमिशन मिल गई थी। 1763 में पौंडुचेरी तथा कुछ अन्य फ्रांसीसी प्रदेश जो हैं वो इन्हें वापस लौटा दिए गए। तो इसके साथ साथ जैसे 1761 में ना अंग्रेज जो हैं मतलब जो फ्रांसीसी हैं वो पराजित हो जाते हैं। पराजित होने के बाद इसका कुछ इलाका जो है वो किसके हाथ में आ जाएगा, अंग्रेजों के हाथ में आ जाएगा। लेकिन इसके 2 साल बाद 1763 के आसपास ही वापस से क्या कर देंगे, इन्हें वो जो इलाके थे वापस लौटा देंगे। पुर्तगाली जो है आप सभी को पता है अपने हमारे देश से 1961 में गए हैं, वहीं फ्रांसीसी जो है वो हमारे देश से 1954 में गए हैं। तो यहाँ तक का आपका सारा का सारा कंपनीज से रिलेटेड टॉपिक जो था वो पूरा हो चुका है। तो ये आपकी क्लास जो है वो कंप्लीट हो गई है। ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि ना मॉडर्न हिस्ट्री की स्टार्टिंग से रिलेटेड है। तो इसको पढ़ना भी उतना ही ज़रूरी है कि कौन क्या लेकर आया, कौन सी कंपनी का बाई, इसमें से क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इसके साथ साथ जितने वॉइस रोए हैं, किसके टाइम में क्या हुआ था, वो सारा पढ़ा दूंगी, तो भी आपका बहुत सारा जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा और हमारी सारी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। बस एक क्लास रह गई है, वो कल आपको देखने को मिल जाएगी। तो अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो को शेयर नहीं किया तो आप इसे शेयर कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।